दोस्तों, उत्तराखंड के रामनगर टाउन में प्रेजेंट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आज इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट टाइगर रिजर्व्स में काउंट किया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नेशनल पार्क को स्टैब्लिश करवाने वाले जेम्स कॉर्बेट एक बहुत ही बड़े और वेल नोन टाइगर हंटर थे, जिन्होंने 19 टाइगर्स और 14 लेपर्ड्स को अपनी गन से शूट किया। जिन टाइगर्स को कॉर्बेट ने शूट किया उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने 400 से ज्यादा लोगों को मारा और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हाईएस्ट फैकल्टीज कॉज्ड बाय एन एनिमल का भी रिकॉर्ड बदला। अपनी जिंदगी के दौरान जेम्स कॉर्बेट पहले एक हंटर थे, फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बने और आगे चलकर नेचर और वाइल्ड लाइफ पे बुक्स लिखी। लेकिन इन सब के बावजूद ये बात सोचने वाली है कि क्यों एक एनिमल हंटर के नाम पे किसी नेशनल पार्क का नाम रखा गया। तो चलिए इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जेम्स कॉर्बेट की लाइफ और जानेंगे उनके हंटिंग एक्सपीरियंस को। इस डिस्कशन के माध्यम से हम जेम्स कॉर्बेट जैसे मशहूर हंटर के अंदर रहने वाले नेचर लवर को पहचानेंगे। तो बिना किसी देर के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट का जन्म 25 जुलाई 1875 में उत्तराखंड के काफी फेमस टाउन नैनीताल में हुआ। उनके फादर क्रिस्टोफर विलियम एक पोस्ट मास्टर थे जो पहले मिलिट्री में भी सर्व किया करते थे और उनकी मदर यानी मैरी जेन एक रियल एस्टेट एजेंट थी। जेम्स सिर्फ 6 साल के थे जब उनके फादर क्रिस्टोफर विलियम की अप्रैल 1881 में हार्ट अटैक से डेथ हो गई। जेम्स अपने 16 भाई बहनों की फैमिली में 8th यंगेस्ट चाइल्ड थे। उनके पिता के जाने के बाद जेम्स के सबसे बड़े भाई टॉम को उनके पिता की पोजीशन पर पोस्ट मास्टर बना दिया गया। जेम्स बचपन से ही फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में काफी रुचि रखते थे। दोस्तों, जेम्स की फैमिली फुटहिल्स में मौजूद कालाडूंगी नाम के गांव में एक कॉटेज ओन करती थी, जहां वो हर विंटर्स शिफ्ट हो जाया करते थे। इस कालाडूंगी गांव में रहकर जेम्स की वाइल्ड लाइफ में रुचि बढ़ने लगी और फॉरेस्ट को क्लोजली ऑब्जर्व करते हुए वो इतने एक्सपर्ट हो गए कि जानवरों को उनकी आवाज से ही पहचानने लग गए। जेम्स की स्कूलिंग नैनीताल के हॉलेट वॉर स्कूल में हुई थी, जिसे आज बिरला विद्या मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 19 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ा और बंगाल एंड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में काम करने लगे। पहले वे पंजाब के मानकपुर गांव में फ्यूल इंस्पेक्टर थे, फिर उन्हें बिहार के मोकामा घाट में ट्रांसशिपमेंट कॉन्ट्रैक्टर बना दिया गया। तो उस रेलवे में जॉब करने के दौरान भी कॉर्बेट का इंटरेस्ट कभी नेचर से दूर नहीं गया। वाइल्ड लाइफ के एक्सट्रीमली वास्ट नॉलेज होने की वजह से लोगों ने रेलवे एम्प्लॉय की जगह एज अ नेचुरलिस्ट ज्यादा पहचानते थे। जेम्स ने अपनी लाइफ टाइम में कई सारे मैन ईटिंग लेपर्ड्स और टाइगर्स को मारा। उनकी लिखी हुई फेमस बुक्स जैसे मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं और द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग में उन्होंने अपने सारे हंटिंग एक्सपीरियंस को एक स्टोरी टेलिंग वे में शेयर किया। कॉर्बेट अपनी किताबों में बताते हैं कि मैन ईटिंग बिग कैट्स जिनको उन्होंने मारा वो उत्तराखंड और यूपी में उस दौरान कम से कम 1200 से ज्यादा लोगों को मार चुके थे, जिसमें बच्चे और बूढ़े सब शामिल हैं। कॉर्बेट ने सबसे पहले 1907 में अपना पहला शिकार किया। मिस्टर बर्थहाउड, जो उस वक्त नैनीताल के डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने कॉर्बेट को बुलाया और उनसे कहा कि चंपावत में घूम रहा एक बाघ काफी लोगों की जान ले चुका है और उन्होंने कॉर्बेट से ये रिक्वेस्ट की कि वो उस बाघ को जल्दी ढूंढकर मारें, क्योंकि उनके सारे शिकारी और ऑफिशियल्स उस बाघ को पकड़ने और मारने में बहुत बुरी तरह नाकाम हो रहे थे। कॉर्बेट ने इस बात पर मंजूरी दी, लेकिन कहा कि उन्हें इस टाइगर को मारने के लिए कोई रिवॉर्ड ना दिया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें मर्सनरी हंटर की तरह जाने। तहकीकात करने के बाद कॉर्बेट को पता चला कि ये टाइगर नहीं टाइग्रेस थी, जो नेपाल के कुमाऊं से आई थी। इसके नरभक्षी बनने के पीछे भी लोगों के नाकाम शिकारी प्रयास थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस चंपावत टाइग्रेस ने 436 से भी ज्यादा लोगों को मारा था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस मैन किलिंग को सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज फ्रॉम अ टाइगर के नाम से रिकॉर्ड किया गया है। इस खूंखार और नरभक्षी बाघ को मारने के बाद जेम्स कॉर्बेट का मान सम्मान बहुत बढ़ने लगा और लोग उन्हें जानने लगे। मैन ईटिंग टाइगर्स को मारने के साथ ही साथ जेम्स ने अपने लाइफ टाइम में 14 मैन ईटिंग लेपर्ड्स का भी शिकार किया। 1910 में उन्होंने पनार लेपर्ड को मारा, जो 400 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका था, और 1926 में उन्होंने रुद्रप्रयाग में भी एक मैन ईटिंग लेपर्ड को मारा, जिसकी वजह से कई पिलग्रिम्स केदारनाथ और बद्रीनाथ नहीं जा पा रहे थे। उन्होंने अपनी बुक लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग में बताया है कि लेपर्ड कम से कम 125 जाने ले चुका था और इसे टेम्पल टाइगर भी कहा जाने लगा था। ऐसे ही कुछ मैन ईटिंग टाइगर्स जैसे टालादेस, मोहन मैनीटर, थाक मैनीटर, मुक्तेसर मैनीटर, चौगार टाइगर्स और भी कई टाइगर्स थे जिनसे जेम्स ने
आम लोगों को छुटकारा दिलाया था। इन सब मैन ईटर्स की किलिंग को जेम्स ने अपनी किताबों में शेयर किया है और उनमें से कुछ जैसे मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं इंडिया, यूएस और यूनाइटेड किंगडम में बेस्ट सेलर रह चुकी है। दोस्तों इस बुक को 14 यूरोपियन लैंग्वेज, 11 इंडियन लैंग्वेजेस, जापानीज और अफ्रीकन में भी ट्रांसलेट किया गया। कॉर्बेट एक हंटर होने के साथ साथ नेचर लवर भी थे। वो जब बाघों को मारने जाते थे तो किसी और के साथ जाने की जगह अपने पालतू कुत्ते रॉबिन के साथ जाना ज्यादा पसंद करते थे। कॉर्बेट भले ही हंटर ऑफ मैन ईटर्स के नाम से फेमस थे, लेकिन उनके अंदर से बाघों और अन्य जानवरों के लिए प्रेम और सम्मान की भावना कभी नहीं गई। उन्होंने कई बाघों में ये देखा कि वे पहले से ही घायल या बहुत बीमार था। उनमें से कई बाघों का जख्म कुछ ऐसे थे जो इंसानों द्वारा ही पहुंचाए गए थे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम थाक मैन ईटिंग टाइगर्स की बात करें तो कॉर्बेट अपनी बुक मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में बताते हैं कि इसको मारने के बाद उन्होंने ये देखा कि इस टाइग्रेस पर पहले भी किसी बुलेट से हमला हो चुका है, जिससे इसकी जान तो बच गई लेकिन वो बुलेट घाव बहुत गहरा दे गई। कॉर्बेट ने ऑब्जर्व किया कि क्योंकि इंसानों द्वारा हमला होने पर ये बाघ जैसे तैसे बच तो जाते हैं, लेकिन जख्मों और उनसे बनती कई बीमारियों के चलते उनके स्वभाव में चेंज आ जाता है, जिसके कारण ये मैन ईटर्स में बदल जाते हैं। कॉर्बेट ये समझ चुके थे कि इंसानों को बाघों से बचाने से पहले ये कहीं ज्यादा जरूरी है कि बाघों को इंसानों से बचाया जाए। 1930s में कॉर्बेट ने एक काफी प्रोमिनेंट लॉयर हसन अबीद जैफरी के साथ मिलकर कंजर्वेशन ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ के लिए एक प्रोविंशियल एसोसिएशन का निर्माण किया। उस वक्त उत्तराखंड यूनाइटेड प्रोविंसेस का पार्ट था, जिसके गवर्नर थे सर मैल्कॉम हेली। बहुत कोशिशों के बाद जेम्स कॉर्बेट कामयाब हुए और 1936 में निर्माण हुआ हेली नेशनल पार्क का, जिसे हेली के नाम पर रखा गया। इस पार्क में एनिमल हंटिंग अलाउड न होने के कारण वहां रहने वाले बाघों को एक बेहतर इकोसिस्टम मिला और इसी के चलते मैन किलिंग टाइगर्स जैसे केसेस भी कम होने लगे। उत्तराखंड के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रह चुके राजीव भट्टारी ये बताते हैं कि जेम्स कॉर्बेट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही था कि वो ये समझ चुके थे कि बढ़ती ह्यूमन पॉपुलेशन के बीच बाघों का रहना मुमकिन नहीं है। लोगों द्वारा किए जाने वाले नाकाम हमलों से बाघ बच तो जाते थे, लेकिन उनपे लगे दर्दनाक जख्म उन्हें नरबख्शी बना देते थे और इसी के चलते जेम्स कॉर्बेट के प्रयासों द्वारा बना एशियन मेनलैंड का फर्स्ट नेशनल पार्क, जो इंडिया और उसकी वाइल्ड लाइफ के लिए एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहा। दोस्तों हम जानते हैं कि जेम्स इंडिया में ही पैदा हुए और यहीं बड़े हुए, जिसके कारण उनके अंदर इंडिया के लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्यार था। यहाँ तक कि उन्होंने इंडियंस को डेडिकेट करते हुए एक बुक भी लिखी जिसका नाम था माई इंडिया। जब कॉर्बेट इंडिया में थे तब उन्होंने कई ऐसे काम करे जिनसे उन्होंने आम लोगों का प्यार हासिल किया। जेम्स ने मोकामा घाट में, जहां वो एज अ ट्रांसशिपमेंट कॉन्ट्रैक्टर काम करते थे, वहां रेलवे स्टाफ के लिए स्कूल भी बनवाया। कॉर्बेट ने अपना थोड़ा वक्त छोटी हल्द्वानी में भी बिताया था, जहां उन्होंने एक विलेज भी अडॉप्ट की, जिसे आज हम जिम कॉर्बेट्स विलेज के नाम से जानते हैं। 1925 के दौरान इस गांव में टाइगर्स द्वारा मैन किलिंग होने के कारण उन्होंने विलेजर्स के साथ मिलकर एक प्रमाइसिस बनाई, जिससे जंगली जानवरों को गांव के अंदर आने से रोका जा सके। आज भी इस गांव में ये प्रमाइसिस मौजूद हैं और गांव में वाइल्ड एनिमल द्वारा अटैक्स होने से रोकती है। दोस्तों जेम्स कॉर्बेट को उनकी बहादुरी और नेशनलिस्ट होने के लिए कई बार सम्मानित किया गया है। 1928 में किंग जॉर्ज फिफ्थ ने न्यू ईयर्स ऑनर के दौरान कॉर्बेट को उनकी बहादुरी और लोगों को मैन ईटिंग टाइगर से बचाने के लिए केसरी हिंद मेडल से नवाजा था। 1954 में इंडिपेंडेंस के बाद हेली नेशनल पार्क का नाम रामानगढ़ नेशनल पार्क रखा गया, लेकिन 1957 में इस पार्क का नाम कॉर्बेट के ऑनर में दोबारा चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया, जो ये दर्शाता है कि उत्तराखंड और इंडिया के लोग जिम कॉर्बेट के कंट्रीब्यूशन को कितना ज्यादा वैल्यू करते हैं। और दोस्तों यही नहीं, 1968 में टाइगर्स के एक इंडो चाइनीज सब स्पीसीज का नाम कॉर्बेट के नाम पर पैंथरा टाइग्रिस कॉर्बेटी भी रखा गया। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद कॉर्बेट अपनी बहन मैगी के साथ केन्या चले गए, जहां वो पाक्सू नाम के एक कॉटेज में रहते थे। नैनीताल में कॉर्बेट एक गर्नी हाउस नाम के कॉटेज में रहा करते थे, जिसे उनके जाने के कुछ वक्त बाद म्यूजियम बना दिया गया और आज ये जिम कॉर्बेट म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। कॉर्बेट ने प्रोफेशन के आखिरी कुछ साल हंटिंग न करके फोटोग्राफी करने का फैसला लिया और साथ ही साथ इंडिया में बढ़ती नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए आवाज उठाते रहे। वाइल्ड लाइफ से प्यार के चलते उन्होंने हंटिंग छोड़ने के बाद भी किताबें लिखना जारी रखा और वाइल्ड कैट्स के जीवन और उनके डिक्लाइनिंग नंबर के बारे में
लोगों को समय समय पर जागरूक किया। वे नेचर से इतना प्यार करते थे कि एक फीकस ट्री के टॉप पर एक ट्री हाउस बनाकर उसमें रहने लगे और वहां उनसे काफी फेमस और बड़े लोग आकर मिला करते थे। जितना लाइफ कॉर्बेट वाइल्ड लाइफ से करते थे, उतना ही प्यार वे अपनी बर्थ प्लेस इंडिया से भी करते थे। इंडिया के लोगों के लिए उनके मन में काफी प्रेम था, जो 1952 में आई उनकी किताब माई इंडिया में उन्होंने रिफ्लेक्ट किया। दोस्तों, इस सारे कार्यकाल के बाद आता है 19 अप्रैल 1955। ये वो दिन था जब जिम कॉर्बेट की हार्ट अटैक से डेथ हुई। लोग बताते हैं कि कॉर्बेट ने उस वक्त अपनी बुक ट्री टॉप्स खत्म की थी और कहते रहते थे कि उन्हें वापस इंडिया में उत्तराखंड के उन्हीं जंगलों के पास फिर से जन्म लेना है। दोस्तों, आज उत्तराखंड के रामनगर टाउन में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व 1288 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में प्रेजेंट है और इसमें मौजूद 520 स्क्वायर किलोमीटर में फैला नेशनल पार्क और नेबरिंग 301 स्क्वायर किलोमीटर वाली सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी साथ में मिलकर टाइगर्स के लिए एक सस्टेनेबल हैबिटाट बनाते हैं। आज जिम कॉर्बेट पार्क में 110 ट्री स्पीसीज, 50 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, 580 बर्ड स्पीसीज और 25 रेप्टाइल स्पीसीज मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ जिम कॉर्बेट पार्क आज 488 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड ए डाइवर्स वैरायटी ऑफ फौना का घर भी है। 2020 में मौजूद नंबर ऑफ टाइगर्स के हिसाब से जिम कॉर्बेट पार्क आज 252 हेल्दी टाइगर्स का घर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का निर्माण हुआ और उसके पीछे जेम्स कॉर्बेट का कितना बड़ा हाथ था।